हेलो जी, आ रही है अब आवाज? आप बताइएगा। ओके, चलें जी, हमारी डिस्कशन जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने जो डिस्कस किया कि फैटी एसिड दैट इज प्रेजेंट इन दी फॉस्फोलिपिड्स, उसमें हमारी जो है वो बात हुई कि वो जो फैटी एसिड जो फॉस्फोलिपिड्स में जो है वो मौजूद है, उनमें एक जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलिक एसिड है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और दूसरा जो है वो इसमें हमारे पास वो स्टीरिक एसिड है दो जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका जो आएगा दैट इज दी बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि फास्फोलिपिड्स में एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में स्टीरिक एसिड है तमाम में, और ऑलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एन एग्जांपल ऑफ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की कौन सी एग्जांपल है इसमें हमारे पास? ठीक है, तो इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास जो वो मौजूद है दैट इज दी पामिटिक एसिड। ठीक है, पामिटिक एसिड ये हमारे पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। बाकी जो फैटी एसिड है ऑलिक एसिड, ये 18 कार्बन वाला जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, लिनोलिक एसिड ये हमारे पास 18 कार्बन वाला ही बाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, ऑलिक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक एसिड में दो डबल बॉन्ड होते हैं। और उसके अलावा जो वो तीसरा हमारे पास इसमें जो ऑप्शन आ रही है दैट इज दी रुकिक एसिड, तो ये भी जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विद कार्बन 22। ठीक है, इसमें हमारे पास 22 कार्बन होती हैं डेल्टा ऑप्शन में, और चार्ली और बीटा ऑप्शन ये 18-18 कार्बन वाले। ठीक है, बीटा ऑप्शन 18 कार्बन वाला मोनो अनसैचुरेटेड है, और चार्ली ऑप्शन ये 18 कार्बन वाला बाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, इसमें आई थिंक आपको अब सबको जो है वो आवाज आ रही होगी। मेरा माइक इशू जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। अगर किसी को अब आवाज नहीं आ रही, वो अपने इंटरनेट प्रॉब्लम्स को जो है वो चेक करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स ऑफ हेयर, हॉर्न्स, फीदर्स एंड अदर स्किन अपेंडेजेस। हाँ जी, कौन सी प्रोटीन होती है? दैट इज द केराटिन प्रोटीन। अब यहां पर पूछा हुआ है कि वो प्रोटीन कौन सी है। तो केराटिन प्रोटीन बेसिकली एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन्स वो होती हैं जो फूड की स्टोरेज का जो है वो सबब बनती हैं, जैसे जिसमें हमारे मसल्स भी आ जाते हैं, और स्ट्रक्चरल भी हैं हमारे मसल्स। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो एंजाइमेटिक काम कर, जैसे पेप्सिन वगैरह हैं, और हार्मोनल प्रोटीन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन वगैरह। The two chain of insulin are held together by। ठीक है, जो दो चेन्स होती हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती हैं। तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो इसका आंसर है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड ही है। आयनिक बॉन्ड जो है ये भी ये टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाने के लिए है, लेकिन दो चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस का जो है वो मेन रोल है। और इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 14 में एंटीबॉडीज में जो है वो डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीमर। एक पॉलीमर बनाने के लिए कौन सी जो है वो इसमें बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? अल्फा ऑप्शन है जी अमाइनो एसिड टेकिंग अप एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। नहीं, ये ऐसी चीज जो है वो नहीं है। जॉइनिंग मोनोसेक्राइड्स एंड रिमूविंग वाटर, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये कंसिडर किया जा सकता है। फॉर्मिंग वाटर बाय कंबाइनिंग, एंड ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी जो है वो पॉलीमर की सिंथेसिस नहीं है। एडिंग वाटर, ये एडिंग वाटर जो है ये तो हाइड्रोलिसिस के लिए है। तो इसलिए बेस्ट आंसर जो है वो यहाँ पर हमारे पास वो बीटा है, कि ये जो मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको ज्वाइन करना बाय रिमूविंग वाटर। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स को जो है वो ज्वाइन करना बाय रिमूविंग वाटर।
ये जो है वो हमारे पास जो इसमें बेस्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास the inhibition caused by the competitive inhibitor can be overcome by, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, जब तक आपके पास सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कम है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अपना जो है वो काम करता रहेगा, लेकिन जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो काम है वो रुक जाएगा। इसलिए जो आंसर है दैट इज द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग द जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो इसमें आपके पास जो है वो बेस्ट आंसर है। लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल्स डिस्प्ले मोर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस देन डीएनए डबल हेलिक्स बिकॉज, हाँ जी, अब इसमें अगर हम बात करें ऑप्शंस जो है कौन कौन सी इसमें जब हमारे पास आती हैं, तो प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्लेक्स रीजन, ऐसा तो इसमें आरएनए के अंदर जो है वो नहीं है। ठीक है, अकरेंस सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स, सिंगल स्टैंडर्ड रीजन तो आरएनए में होते हैं, और डबल स्टैंडर्ड भी जो है वो साथ में जो है वो मौजूद, इसमें कहीं पे बैक फोल्डिंग की वजह से बन जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस, ये ऐसा कुछ नहीं इसमें। प्रेजेंस ऑफ राइबोस शुगर, हाँ जी, आप देखें डीऑक्सीराइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 की जो लिंक है, जो अटैचमेंट्स हैं वो कम है। ठीक है, लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें उसमें क्या नाम है उसका, राइबोस शुगर, तो राइबोस शुगर में जो कार्बन नंबर 2 है उसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि मजीद लिंक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब इसमें अगर हम बात करें तो जो आरएनए के लार्जर मॉलिक्यूल हैं उनमें ज्यादा कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं देन द डीएनए हेलिक्स। तो इसलिए इसका जो आंसर है हमारे पास वो आपको जो है वो डेल्टा ऑप्शन से जो मिलेगी। अच्छा, इसमें कुछ आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप कंसिडर कर रहे हैं कि शायद हमारी एफएससी की बुक में से नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारी एफएससी की बुक है उसमें से भी सिलेबस लिया जाता है, साथ में साथ जो कैम्ब्रिज की बुक है उसमें से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लास्ट ईयर भी कैम्ब्रिज की बुक में से जो वो क्वेश्चन आए हुए थे, मैं आपको ग्रुप में कैम्ब्रिज की बुक शेयर भी कर दूंगा, उसको भी आप टॉपिक्स के साथ उसको किया करें, बल्कि आपका जो सिलेबस है वो टोटली फॉलो ही कैम्ब्रिज की बुक को करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, which one of the following is the best description of ATP? ठीक है, कौन सी इसमें जो है वो ATP की बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? A specialized RNA न्यूक्लियोटाइड, अच्छा ATP में डीऑक्सीराइबोस शुगर तो नहीं होती, ठीक है, इसलिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड तो ऑप्शन बन ही नहीं सकती। ATP में अब चूंकि एडेनिन मौजूद है और एडेनिन प्यूरिन है, लिहाजा इसमें अब देखें प्यूरिन वाली ऑप्शन ही कंसीडर होगी, इसलिए अल्फा ऑप्शन ही जो है वो बनता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड आरएनए न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर प्यूरिन जो है वो बेस मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर प्यूरिन जो है वो बेस मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ कार्बोहाइड्रेट? अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर फास्फोरस या नाइट्रोजन तो नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, नाइट्रोजन इन केस ऑफ काइटन आप अगर समझते हैं तो हम उसको कंसिडर अभी करेंगे डेल्टा ऑप्शन को। ठीक है, कि उसमें नाइट्रोजन चले हैं, लेकिन ऑक्सीजन की रेशियो देखें कितनी कम है। और कार्बन नंबर 1 जो अल्फा ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें कार्बन 51 है तो ऑक्सीजन की रेशियो वेरी लेस है जैसे लिपिड्स में होती है। लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है अगर आप उसको देखें तो 60 कार्बन हैं और उसके साथ 100 हाइड्रोजन और 50 जो है वो आपके पास ऑक्सीजन है। अब कंसिडर करें कि अगर आपके पास 60 कार्बन के साथ 60 ही वाटर मॉलिक्यूल होते तो ये 120 हाइड्रोजन और 60 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, लेकिन ये CXH2O y और X और Y की वैल्यू तभी बराबर हो सकती है अगर मोनोसेक्राइड्स हो। ये ऐसे है कि 10 ग्लूकोज अगर मॉलिक्यूल 11 ग्लूकोज आप मॉलिक्यूल आपस में जब लिंक करेंगे तो उनके लिंक करने से वाटर मॉलिक्यूल दरमियान में से रिलीज होते जाएंगे और जितने ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। तो इसलिए हम चार्ली ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। चार्ली ऑप्शन आपको ऐसे लग रही है, चार्ली ऑप्शन, कि ये जैसे आपके पास जो है वो मोनोसेक्राइड्स हों और वो आपस में लिंक की हुई हों और उनके लिंक होने से पानी के मॉलिक्यूल निकलने से कार्बन की निस्बत पानी की रेशियो कम हो गई है,
लेकिन इतनी कम नहीं है जैसे आप लिपिड्स में देखते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, यहाँ पर बहुत ही कम नहीं है। CXH2O को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन जो है वो आपको मोस्ट क्लोज ऑप्शन लगेगी जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following molecule has lowest molecular weight? कौन सा इनमें से ऐसा है जिसका मोलेकुलर वेट सबसे कम है? अच्छा, सेलुलोज तो आपके पास पॉलीसेकेराइड है, इसका सबसे ज्यादा वेट होगा, और सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है, ये आपके पास जो है ये डाइसेकेराइड्स हैं, इनका भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन जो है वो आपके पास जो बचेगी दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है, कि ग्लूकोज आपके पास जो है ये लोएस्ट जो है वो मोलेकुलर वेट वाले हैं क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेसिथिन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हुए हैं। लेसिथिन कंसिस्ट ऑफ, अब लेसिथिन में क्या क्या, लेसिथिन है क्या वैसे, ठीक है, अगर हम देखें लेसिथिन चैप्टर नंबर 2 में हमने फॉस्फोलिपिड्स को जो है वो डिस्कस किया था, उसमें एक एग्जांपल दी थी फॉस्फेटाइल कोलिन या लेसिथिन। उसमें एक ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड्स हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड है और एक कोलिन है, ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है ये तो सूट करती है, ठीक है। अगर आप बीटा ऑप्शन को देखें, फैटी एसिड इथेनॉल अमाइन नहीं है उसमें, कोलिन मौजूद है लेसिथिन में, ठीक है, तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास आएगी वो अल्फा ही है। बाकी ऑप्शंस जो है वो आप देखें तो है तो वो भी नाइट्रोजनस बेसिस ही, लेकिन ये लेसिथिन के अंदर जो है वो कोलिन मौजूद होती है। कोलिन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम? हाँ जी, कोलिन के अंदर कार्बन कितनी है और नाइट्रोजन कितनी है? तो अगर आपको याद हो, कोलिन में आपने CH3 CH2N CH3 थ्राइस, ये आपने जब उसमें जब वो देखा था, और पहला जो CH3 था उसका हाइड्रोजन रिमूव होकर वो लिंक करता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो इसलिए आपने बुक में वहां पर लिखा हुआ है CH2.CH2.N, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने चारों तरफ बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप के साथ CH3 के साथ और एक तरफ जो है वो CH2 के साथ, तो इस तरह से टोटल नाइट्रोजन तो एक ही है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन तो हो नहीं सकती। बाकी अगर आप ऑप्शंस में देखें तो कार्बन की तादाद कोलिन के अंदर वो 5 है, तो इसलिए जो आंसर आएगा दैट इज दी चार्ली, ठीक है, ऑप्शन आपके पास जो है वो चार्ली आएगा, चार्ली ऑप्शन, ठीक है, कि 5 उसमें कार्बन है और एक उसमें जो है वो क्या है, नाइट्रोजन। वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, सॉरी इज नॉट इन्वॉल्व इन द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, कौन सा इसमें है जो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व नहीं है? ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर चेन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बैक फोल्डिंग भी पॉसिबल है, हेलिक्स फॉर्म भी है, आयनिक बॉन्ड ये भी जो है वो फर्दर कॉइलिंग और फोल्डिंग में रोल प्ले करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी जो है वो प्ले करते हैं, सो द पेप्टाइड बॉन्ड इज ओनली इन्वॉल्व इन द लीनियर चेन फॉर्मेशन, ठीक है, चार्ली ऑप्शन है आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, विच इज एन एल्डो शुगर, ठीक है, कौन सी इसमें एल्डो शुगर है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटो शुगर है, कीटो ट्रायोज है, ग्लिसरल्डिहाइड ये एक एल्डो ट्रायोज है, फ्रुक्टोज ये एक कीटो हेक्सोज है, और राइबोलोज ये एक कीटो पेंटोज है, ठीक है, ये कीटो पेंटोज है, सो आंसर इज ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपके पास एक एल्डो ट्रायोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए पेप्टाइड चेन कंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है, तो आंसर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में है, पेप्टाइड बॉन्ड ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है, और आयनिक बॉन्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड जो है ये हमारे पास जो है वो इसमें क्या नाम है उसका, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड ये टर्शियरी और क्वाटरनरी के अंदर जब अपना रोल प्ले करते हैं। एमाइलोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन, हाँ जी, ये सॉल्युबल नहीं है ना ही हॉट वाटर में ना ही कोल्ड वाटर में, सो आंसर इज डेल्टा, नॉट सॉल्युबल इन बोथ, सॉरी नॉट सॉल्युबल इन बोथ, इसमें जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो है, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन। Identify the given structural formula and select the correct options,
ठीक है, अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं और उनको लेबल भी किया हुआ है ए बी सी डी से। अब आपने देखना है इसमें कि कौन सी जो है वो इसमें तरतीब है। पहला जो है वो इसमें देखें अल्फा ऑप्शन के ए वाली एडेनिन है, बी वाली यूरासिल है, सी वाली गवानीन है, डी वाली थायमीन है। अब आप इसमें देखें तो जो डेल्टा ऑप्शन है, ठीक है, आप उसको देख लें कि वो तो थायमीन है, लेकिन ये जो बीटा ऑप्शन पे है, क्या बीटा ऑप्शन वाली जो है वो यूरासिल है? ठीक है, बीटा ऑप्शन वाली जो है वो यूरासिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। बीटा ऑप्शन वाली कौन सी है जी? अल्फा ऑप्शन वाली तो कंफर्म है, दैट इज द एडेनिन। ठीक है, अल्फा ऑप्शन वाली जो है वो एडेनिन है, और जो चार्ली ऑप्शन पे मौजूद है वो भी डबल रिंग है, और वो जो है वो गवानीन है। आपको मैंने कल भी बताया था, फर्क है फंक्शनल ग्रुप का और उनकी लोकेशन का। ठीक हो गया। तो अब आप इसमें चार्ली, बीटा और डेल्टा को देखें तो जो बीटा वाली है दैट इज द साइटोसिन, और जो डेल्टा वाली है, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन वाली, दैट इज द थायामीन। ठीक है, थायामीन में जो है वो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है वो साथ में मौजूद है। सो यहाँ पर जो है वो जो आंसर हमारे पास बेस्ट बनेगा तो यही है कि अल्फा वाली एडेनिन है, बीटा वाली साइटोसिन है, चार्ली वाली गवानीन है, और डेल्टा वाली जो है वो थायामीन है। अच्छा जी, द फंक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इज डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट और बाइंड टू हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास के जो फंक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं जी कि उसकी एबिलिटी किसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, किसके साथ बाइंड करता है। तो ये देखें, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ तो बाइंड नहीं करेगा, ना ही कोफैक्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, ये बेसिकली बाइंड करता है एक एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। कल भी हमने बात की थी कि इसको हम कॉम्पिटिटिव ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपीट कर रहा है सबसेट के साथ। सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन इन द डायग्राम्स। हाँ जी, आप अल्फा ऑप्शन देखें, अल्फा ऑप्शन एक हेक्सोज है, ठीक है, लेकिन हेक्सोज कौन सी है? एल्डो वाली है। इसका मतलब है ये फ्रुक्टोज तो नहीं है, ये ग्लूकोज ही है, तो अल्फा पे ग्लूकोज है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अल्फा ऑप्शन देखें नीचे तो वो तो अल्फा पे जो है वो फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज वाली है। बीटा डायग्राम अगर आप देखें, बी डायग्राम, तो बी डायग्राम आपके पास एक पेंटोज है। यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन में जो है वो बी डायग्राम पे फ्रुक्टोज का जिक्र है, लिहाजा वो भी नहीं है, और ना ही ये डीऑक्सी राइबोज है, बल्कि ये एक राइबोज शुगर है बीटा ऑप्शन पे। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है कि इसमें अल्फा ग्लूकोज है और बीटा राइबोज है डायग्राम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, लिस्टेड बिलो आर सर्टेन प्रोटीन्स, विच ऑफ देम आर ओनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन कौन सी हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। यहाँ पर मैं एक दो कुछ पॉइंट्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, मायोग्लोबिन के हवाले से एक दो क्वेश्चंस थे, टर्शियरी स्ट्रक्चर के हवाले से एक दो क्वेश्चन थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हवाले से। अब कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं आपने, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स हम बोलते हैं, हालांकि फाइबर्स की तरह, और हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि जो फाइबरस प्रोटीन्स होती है ना वो ज्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली होती है, लेकिन ये जो कोलेजन प्रोटीन है इसमें वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं। तो चूंकि वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल लाई करती हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो हम कहेंगे कि ये एटलीस्ट क्वार्टरनरी लेवल पे बात चली जाती है इसकी कोलेजन की, क्योंकि वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड नहीं है या एक ही पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन शेप में ये फाइबरस है। तो ये जरूरी नहीं है, हम इसमें कुछ रेयर ऑप्शन आपके पास ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर जो है वो जो रूल्ड आउट हो रही हैं, जैसे में हमने बात की कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइबरस ही होगी, तो ये है तो फाइबरस लेकिन इसमें सेकेंडरी लेवल से भी नेक्स्ट लेवल्स मौजूद हैं कोलेजन में। लेकिन एक चीज कंफर्म है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स, ये जो है वो इसमें हमारे पास बोन्स के अंदर जो है वो मौजूद है, और टेंडन्स में मौजूद है, लिगामेंट्स में मौजूद है। पर्टिकुलरली जो कोलेजन टेंडन्स और लिगामेंट्स में मौजूद है
वहां पर जब हमने देखा है कि वहां पर तकरीबन 5 किस्म की भी पॉलीपेप्टाइड्स उनमें देखी गई। जो ट्रिप्सिन है वो एंजाइम है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, वो आपके पास एंजाइमेटिक प्रोटीन है। जो कैरेटिन है दैट इज द फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन, ठीक है। और जो एक्टिन है ये भी आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मसल स्ट्रक्चर जो बना रही है। एल्ब्यूमिन ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये रेगुलेटरी है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती है। ट्यूबुलिन ये भी एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 4 पे और पॉइंट नंबर 6 पे, ठीक है। 1, 3, 4 और 6 इन पॉइंट्स पे आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अब जो सेकेंडरी और टर्शियरी का मैंने अभी जो है वो बात की थी, एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक ही किस्म की पॉलीपेप्टाइड है, वही आपके जो है वो इसमें मतलब फोल्डिंग शो कर रही है, बैक फोल्डिंग शो कर रही है, फर्दर कॉइलिंग हो रही है, जितनी दफा मर्जी हो रही है, अगर आपके पास एक ही किस्म की पॉलीपेप्टाइड है तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, ठीक है। इसलिए लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन हुआ था उसमें मायोग्लोबिन के हवाले से, तो मिसकॉन्सेप्टली शायद मैंने क्वाटरनरी क्वेश्चन आंसर दिया था। असल में जो है वो कोई भी जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इसमें मौजूद है, तो वो जो है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन वाली, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे कि वो आपके पास टर्शरी लेवल तक जाएगी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो प्रोटीन्स होंगी जिनमें एटलीस्ट मतलब 2 या 2 से ज्यादा किस्म की पॉलीपेप्टाइड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जैसे एंटीबॉडीज हैं वो क्वाटरनरी लेवल पे जाएंगी, इंसुलिन है वो भी क्वाटरनरी लेवल पे जाएंगी, ठीक है, या हीमोग्लोबिन है वो भी क्वाटरनरी लेवल पे जाएगी। मसल हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को कहते हैं और मायोग्लोबिन का लेवल टर्शरी है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही है, वैरायटी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉन प्रोटीनिक इन नेचर। तो राइबोजाइम मैंने आपको बताया था नॉन प्रोटीनिक है, बाकी सारे एंजाइम ये वाले प्रोटीनिक इन नेचर है। If an enzyme solution is saturated with substrate, the most effectively way to obtain an even faster, ठीक है, yield of the products would be, हाँ जी, आपके पास एक ऐसा जो है वो सोल्यूशन है, एंजाइमेटिक सोल्यूशन, जो कि सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सैचुरेटेड जो सबस्ट्रेट उसमें जो है वो मौजूद होंगे, एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑब्टेन एन इवन फास्टर यील्ड प्रोडक्ट वुड बी, आप मजीद जो है वो उसमें से ज्यादा जो है वो रेट लेना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, सैचुरेटेड है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ एंजाइम। आप जितने एंजाइम और ऐड करते जाएंगे, आप जितने एंजाइम और ऐड करते जाएंगे, उतना ज्यादा जो है वो आपके पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अल्फा होगा, कि जितने ज्यादा आप एंजाइम जो है वो ऐड करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। डिटैचेबल कोफैक्टर इनऑर्गेनिक आइन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर, क्योंकि को एंजाइम जो है वो भी डिटैचेबल है, लेकिन इनऑर्गेनिक की शर्त नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कोवैलेंट रिलेटेड है। काइमोट्रिप्सिन की जो पीएच है वो 7 to 8 है, ठीक है। बाकी जो है एंटीरोकाइनेज आपने पढ़ा था 5.5 है, ठीक है, और 7.6 और 6.8, ये 6.8 सलाइवरी एमाइलेज की बात की थी, कैटालेज भी पढ़ा था आपने 7.6, तो काइमोट्रिप्सिन 7 to 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर, ठीक है, कोवैलेंटली जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो इसलिए आंसर जो है यहाँ पर आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल, हाँ जी, जो सबसे अनस्टेबल है, तो सबसे अनस्टेबल के हवाले से अगर हम बात करें तो जो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें फौरन जो है वो चेंज हो जाना है किसके अंदर, प्रोडक्ट्स में। सो आंसर इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। An inhibitor that change the overall shape of the chemistry of the enzyme is known as, हाँ जी, इसमें उसका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। जो कम्पिटिटिव इनिबिटर है वो ओवरऑल चेंज शेप को चेंज नहीं करता, वो तो सिर्फ आपके एक्टिव साइट में लगेगा,
जो नॉन स्टीरिक है, ठीक है, वो हम नॉन स्टीरिक और एंटी स्टीरिक ये टर्म्स जो है वो बेसिकली एज सच नहीं है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स यूज की जाती हैं जो डिफरेंट पोजीशनिंग पे लगते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है वो यूज ही नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, ठीक है। वो एलोस्टेरिक पोजीशन पे भी आ सकता है, वो एलोस्टेरिक पोजीशन के अलावा किसी भी दूसरी पोजीशन पे आ सकता है एंजाइम की, जहां पर भी लगेगा वो पूरे एंजाइम की केमिस्ट्री को, शेप को चेंज कर देगा। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीजेस बिकॉज द इंक्रीज इन हीट। हाँ जी, हीट में जब इंक्रीज आती है तो वो क्या करती है, बेसिकली वो डीनेचरेशन का सबब बनती है। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन या पीएच की बात तो नहीं आ रही, लेकिन जब डीनेचरेशन होगी तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो अल्टर होगी, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज चार्ली। प्रोटीन्स हैज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती हैं, बाकी सारी की सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखते हैं। Which of the following bond provide the stability to complex carbohydrates? बात कार्बोहाइड्रेट्स की हो रही है तो इसलिए एक नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड तो नहीं आएगा, ना ही फास्फोरस वाला। आंसर इज दी COC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लूकोज की जो है वो परसेंटेज 0.08% है ब्लड के अंदर। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आंसर इज डेल्टा। Which of the following nucleotide sequence contain 4 pyrimidine bases? ठीक है, कौन सा जो है वो इसमें जो सीक्वेंस है जिसमें 4 pyrimidine bases है, ठीक है। तो इसमें आप काउंट कर लें pyrimidines कौन सी हैं। pyrimidines आपके पास साइटोसिन थायमीन है, तो इसमें भी देखें TC और TC, दो दफा T है, 2 दफा C है, ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर अल्फा ही बन रहा है। बाकी अगर आप काउंट कर भी लेंगे तो C इधर 1 दफा, 2 दफा और 1 दफा U है, इसमें 3 आएंगी, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें आपके पास 1 दफा U है, 1 दफा C और 1 दफा U, इसमें भी 3 आएंगी। सो आंसर इज अल्फा। 33 का आंसर जो है वो अल्फा। 34 आपके पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स? कौन से ऐसे हैं जो टोटल पॉलीसैकेराइड्स हैं? तो फ्रुक्टोज तो पॉलीसैकेराइड या ग्लूकोज नहीं है, ये मोनो है। सुक्रोज डाई है, माल्टोज डाई है, ठीक है। इस तरह से माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज ये भी जो है वो इसमें आपके पास डाई और मोनो है। लेकिन जो डेल्टा ऑप्शन है, दीज आर ऑल पॉलीसैकेराइड। लैक्टोज कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ठीक है। ये बीटा ऑप्शन पे ये आपके पास जो है वो सुक्रोज बनती है, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास ये आपके पास जो है वो माल्टोज बनती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट? तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को टिक कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनो, डाई, ट्राई सारे ही जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पास सारे ही जो है वो आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है एंजाइम what break down DNA, catalyze hydrolysis of the covalent bond and join nucleotide together, that join to nucleotide। हाँ जी, हम एक ऐसे एंजाइम की बात कर रहे हैं जो एंजाइम कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। कौन से कोवलेंट बॉन्ड? जो कि फास्फोडेस्टर बॉन्ड है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फास्फोडेस्टर बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान के बॉन्ड को, वो बेसिकली फास्फोडेस्टर बॉन्ड्स को जो है वो तोड़ रहा होगा, जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे। हाँ, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ तब तक लगे रहेंगे जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिहाजा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर तो असर नहीं कर रहा, वो तो कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर, फास्फोडेस्टर बॉन्ड्स के ऊपर जो है असर कर रहा है। तो हम प्यूरिन या पायरामिडीन इस तरह से वो सेपरेट नहीं होगी, बेसिकली ये फास्फोडेस्टर बॉन्ड्स को तोड़ेगा, जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड जला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, molecular formula for the glucose is C6H12O6. What will be the molecular formula for polymer that have 10 glucose molecule? 10 glucose molecule जुड़ेंगी, मतलब 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे। तो 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने का मतलब है 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने का मतलब है 18 हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन रिमूव होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये C60H120 और O60 होता, ठीक है, यहां पर आंसर जो है वो क्या है, ये डेल्टा ही बनेगा, क्योंकि 18 हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन इसमें कम है,
सो आंसर इज डेल्टा। ठीक है, बाकी कोई भी इसमें मोस्ट होना ये था कि 10 अगर बनते हैं टोटल तो 10 का जो है वो इसमें 60 और 120 और 60 है, तो चूंकि 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं 10 शुगर्स के दरमियान, तो 9 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होंगे। 9 वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से रिमूव होंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 9 बन रहे हैं। बेशक आपके पास 10 ग्लूकोज हैं, तो 10 ग्लूकोज के जैसे हम बात कर लें, 2 ग्लूकोज जुड़ेंगी तो दरमियान में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। 3 जुड़ेंगी 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, 4 जुड़ेंगी 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। ठीक है, और अगर 10 जुड़ेंगी तो इसका मतलब है 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pair base sequence could be short stretch of a normal double helix of DNA? ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्ट अपोजिट सीक्वेंस जो है वो आपने जो है वो पढ़ना है। तो ये जरूरी नहीं होता कि 3 to 5 और 5 to 3 में अल्टरनेट प्यूरिन पायरामिडिन प्यूरिन पायरामिडिन प्यूरिन पायरामिडिन हो, ऐसा नहीं है। आप इसमें अगर आप देखेंगे, आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 है, इसमें तरतीब को देखिएगा कि अगर आप 5 to 3 पढ़ रहे हैं तो 5 to 3 अगर जो है वो एडेनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन है, तो उसके अपोजिट क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसका जो आंसर इसमें अगर हम बात करेंगे कि कौन सी जो है वो इसमें पेयर ऑफ बेसिक कुड बी द शॉर्ट स्ट्रेच। अब आप इसमें देख लें कि 5 to 3 आप अगर पढ़ते हैं एडेनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन, तो 3 to 5 का जो अपोजिट होगा। अब एडेनिन के अपोजिट क्या है? थायमीन। थायमीन के अपोजिट क्या आएगा? एडेनिन। गवानीन के अपोजिट साइटोसिन, और साइटोसिन के अपोजिट गवानीन। तो डेल्टा ऑप्शन में अगर आप देखते हैं, आप 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ें, आपके पास सीक्वेंस आएगा ATGC, और इसके अपोजिट आप फिर 3 to 5 सीक्वेंस पढ़ें तो वो भी आपके पास आएगा TACG, और ये TACG एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसका? ATGC का। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पास आंसर इसका बनेगा, ठीक है, जो आंसर इसका जो है वो बनेगा वो डेफिनेटली जो है वो डेल्टा है। ठीक है, आंसर इसका जो है वो डेल्टा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास, विच ऑफ द ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी? कौन सा ग्राफ है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर पीएच का जो है वो इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है? तो इसमें जो अल्फा आपके पास शो हो रहा है, ये इफेक्ट शो कर रहा है सबस्ट्रेट का या एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन का। ठीक है, ये जो बीटा ऑप्शन, ये चार्ली ऑप्शन पे है, ये इफेक्ट इस तरह से आपने जब वो पढ़ा था टेम्परेचर का। ये जो बीटा ऑप्शन है ये असल में पीएच वाला है, कि इसमें आप नोट करें कि एक ऑप्टिमम पीएच है, और अगर आप इस पीएच से कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो आयोनाइजेशन के ऊपर फर्क आने की वजह से क्या होता है? एंजाइमेटिक एक्शन स्लो हो जाता है, स्लाइड चेंज स्लो करती है, और जो एक्सट्रीम चेंज है वो डीनेचरेशन का सबब बनती है, उससे जो है वो काम रुक जाता है। ठीक है, तो ये हम आपके पास ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन होगी। ठीक है, अब आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको आवाज आ रही होगी। और अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करे, ठीक है, और क्वेश्चन कर ले। अच्छा, 39 क्वेश्चन का कहा गया है दोबारा एक्सप्लेन करने का। आप क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बेसिस सीक्वेंस कुड फॉर्म अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ नॉर्मल डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। एक डीएनए है आपके पास डबल हेलिक्स फॉर्म में, नॉर्मल डीएनए है, आप उस डीएनए के छोटे से टुकड़े को स्टडी करना चाह रहे हैं, और वो टुकड़ा किस तरतीब में होगा, क्या होगा। तो डीएनए के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि प्यूरिन फिर पायरामिडिन, प्यूरिन फिर पायरामिडिन, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कोई भी तरतीब हो सकती है। अब वो तरतीब होगी क्या? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी, और इस तरह से होगी कि एडेनिन के अगेंस्ट थायमीन,
ठीक है, गवानीन के अगेंस्ट साइटोसिन, साइटोसिन के अगेंस्ट गवानीन और थायमिन के अगेंस्ट एडेनिन, लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट। अगर आप यहां पर देखें ना बीटा ऑप्शन, तो बीटा ऑप्शन है जी एडेनिन के अगेंस्ट थायमिन, साइटोसिन, गवानीन, ये सारा तरतीब हमें सेम ही लगे हुआ, सही कंप्लीमेंट लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन ये भी 5 to 3 है और ये भी 5 to 3। अगर आप एक को 3 to 5 पढ़ें तो ये तरतीब तो सारी गलत हो गई, इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। आप चार्ली ऑप्शन को देखें, जी सी जी सी, और इसके अपोजिट क्या होगी, टी ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन देखें 5 to 3 है, ए टी जी सी, और इसके अपोजिट 3 to 5 क्या होगा। अब देखें, ए के अपोजिट टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी और सी के अपोजिट जी। ये आप 5 to 3 पढ़ रहे हैं और ये आप पढ़ेंगे 3 to 5, क्योंकि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, सो आंसर इज डेल्टा। जी कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर शॉर्ट स्ट्रेच का क्या मतलब है? 39 क्या शॉर्ट स्ट्रेच? शॉर्ट स्ट्रेच आप इसमें कह लें कि मतलब डीएनए का एक छोटा सा आप सेगमेंट ले लें, शॉर्ट स्ट्रेच। नॉर्मल डीएनए का आप छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं और आप उसमें आपको क्या तरतीब नजर आएगी। सर क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करते हैं। 1 में लिखा हुआ है जी कि फास्फोलिपिड में कौन कौन से जब मौजूद है, तो फास्फोलिपिड में एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन कौन सा सैचुरेटेड कौन सा अनसैचुरेटेड तो वो कंफर्म है इसकी जब हम केमिकल कंपोजिशन फास्फोलिपिड्स की स्टडी करते हैं, कैम्ब्रिज की बुक में डिटेल से दी हुई है थोड़ी सी। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है फास्फोलिपिड में होता है वो ऑलिक एसिड होता है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड फास्फोलिपिड में होता है वो स्टीरिक एसिड होता है। सर पाल्मिटिक एसिड क्यों नहीं है? क्या? हाँ, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड क्यों नहीं है? सैचुरेटेड ही है, पाल्मिटिक एसिड है तो सैचुरेटेड ही है, लेकिन ये इसमें हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है फास्फोलिपिड में। फास्फोलिपिड प्लांट्स, एनिमल सब में जब मौजूद है। पाल्मिटिक एसिड का जो सोर्स है वो ज्यादातर एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए तो स्टीरिक एसिड दोनों के अंदर मौजूद है, प्लांट्स में भी, एनिमल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये मेनली ऑलिक एसिड और स्टीरिक एसिड ये दोनों मिलकर फास्फोलिपिड बना रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो जिक्र हुआ है तो वो रिपीट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कॉलिन, आप फास्फोलिपिड की जब डायग्राम देखेंगे ना तो वहां पर फास्फोटिक एसिड के साथ अटैचमेंट दिखाई गई है कॉलिन की, और कॉलिन का वहां पर फार्मूला जो जिक्र लिखा हुआ है CH2CH2NCH3 थ्राइस। ठीक है, ये कॉलिन का, तो उसमें देखें CH2 एक कार्बन पहले CH2 में, फिर दूसरी कार्बन CH2 में 2 कार्बन हो गई, तीसरा एक नाइट्रोजन है, और फिर CH3 थ्राइस यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप वो हो गए, 3 कार्बन वो हो गए, टोटल 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। इस तरह से 17 18 का रिपीट करने का कहा गया हुआ है। ठीक है, तो 17 इसमें आप ये क्लियर कट है, थोड़ा सा आप बुक खोल लें, बुक के अंदर आप डायग्राम्स को कंपेयर करें। ठीक है, तो ये फार्मूलाज क्लियर कट दिए हुए हैं एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानीन के, और आप उनके मुताबिक जो है वो इसका आंसर निकालें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह से पूछा हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये डेफिनेटली एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ही इंटरेक्ट करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लगता ही वहां पर है जहां पर एक्टिव साइट मौजूद है, ये किसी को फैक्टर के साथ नहीं लगता, ये मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव के साथ जाके नहीं लगता, या ये किसी रेगुलेटरी सब यूनिट एंजाइम की दूसरे लफ्जों में को फैक्टर या को एंजाइम ही होती है जो कि उसको रेगुलेशन करवा रही है, उसके साथ जो है वो आके नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का इस तरह से एक ने रिपीट करने का, ये मैंने कल लेक्चर में बताया था, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स आर आरएनए इन नेचर। ठीक है, राइबोजाइम्स आर आरएनए इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का एक स्टूडेंट ने जब मुझे कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले जिक्र किया भी है कि आप इस क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 20 जी, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके पास इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन का पूछा हुआ है। कोलेजन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिप्सिन ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये एंजाइमेटिक है। कैरेटिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एक्टिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मसल बना रही है।
एल्ब्यूमिन ये भी रेगुलेटरी प्रोटीन है, ऑस्मो रेगुलेशन करवा रही है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को। ट्यूबुलिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो पॉइंट नंबर 1 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 6 वाली, 1, 3, 4 और 6 वाली ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 और 39 और 40 का जो है वो पूछा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है वो मैंने कहा 39 आपके पास डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। आप ना शॉर्ट स्ट्रेच की बदले यहां पर एक लफ्ज कंसिडर कर लें, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का कोई भी एक फ्रेगमेंट होगा, उसमें आपने क्या देखना है, एक तो दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो जब आपने उसमें मतलब सीक्वेंस पढ़ना है, एक में अगर 5 to 3 है तो दूसरा उसके अपोजिट 3 to 5 होगा, ठीक है। दूसरा उसमें आपने देखना है एडेनिन के अगेंस्ट थायामीन आती है और साइटोसिन के अगेंस्ट गवानीन आती है। तो आप इसमें देख लें, आपके पास एक स्ट्रैंड है, आपके पास एक स्ट्रैंड है जी 5 to 3 डायरेक्शन में, एडेनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन। अब आप जब इसके अपोजिट देखेंगे तो एडेनिन के अपोजिट थर्ड एंड पे, क्योंकि ये 5th एंड है ना, ठीक है, तो दूसरी जानब 3 to 5 वाला स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो एडेनिन के अपोजिट आना चाहिए थायामीन, थायामीन के अपोजिट आना चाहिए एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन के अपोजिट आना चाहिए साइटोसिन और साइटोसिन के गवानीन। तो आप ये देख लें डेल्टा ऑप्शन ये बिल्कुल सूट कर रही है, ठीक है, कि इसमें आप एक को 5 to 3 की तरतीब पढ़ लें और दूसरे को फिर आप दोबारा 5 to 3 ना पढ़ें, क्योंकि जब दोबारा 5 to 3 ही पढ़ेंगे तो वो तो पैरेलल हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो दूसरे को आप 3 to 5 डायरेक्शन में जो पढ़िएगा, ठीक है। और 40 वाले में एक ही ग्राफ जो बीटा ऑप्शन पे है वो क्लियर कर रहा है कि वो आपके पास जो है वो क्या है, उसमें पीएच के इफेक्ट को जो है वो